अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे। जाने अजीज़ की नेक्स्ट एपिसोड है, स्टार्ट करती हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। ये आप में इतना एटीट्यूड किस बात का है? किस मुल्क के प्रिंस हैं आप, या फिर कोई कदीम तरीन शहनशाह? हर वक्त नाक पर गुस्सा क्यों सवार रहती है? इतनी तेज़ी से लफ्ज़ परोते हुए से देखता ही रह गया। अगर तुम रात वाली बात पर अमल करने की कोशिश कर रही हो तो पहले बता देते कि मुझे झूठी फ़िक्र करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मैं कोई फ़िक्र नहीं कर रही आपकी, और ना ही मुझे परवाह है कि आप कुछ भी करें। मैं तो बस एक फ़र्ज़ निभाने की कोशिश कर रही हूँ। अब नहीं करना नाश्ता तो आपकी मर्ज़ी। कंधे झुकाए लापरवाही से कहती हुई वो कैब में रोश हो गया। रियाल ने गुस्से से मुठ्ठियाँ पहन। क्या बात है, अभी तक सुलह नहीं हुई तुम दोनों? क्लासरूम में कुर्सी पर इसके साथ बैठी हुई रुमैसा ने पूछा। सैल इस पल मुंह लटकाती, नहीं इतनी याद आ रही है तो खुद मना लो। रेहान को सेल्फ रिस्पेक्ट का लफ्ज़ सुना है कभी? मजरू नहीं करूँगी अपने, तो फिर इस उदास क्यों रहती हो इतनी? यार प्यार करती हूँ मैं, इससे इस एहसास क्यों नहीं? और तुम खुद अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। सहल, तुम्हें याद होगा कि मेरा भी दिल टूटा था, मुझे भी दर्द होता, लेकिन तुम मेरा दर्द दिखाई नहीं दिया। तुम्हें मैंने बताया था कि मैं तुम्हारे भाई में इंटरेस्टेड, लेकिन फिर भी तुमने किसी और लड़के को अपनी भाभी बनाई। इसकी बातें सुनते सहल शिशुपन से माथे पर बिल लगी। तुम मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकती हो? कैसे सोच सकती हो रोमी? तुम्हें लगता है कोई लड़की मुझे तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं? और मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, भाई ने अपनी मर्जी से शादी की है, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। जो भी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सहल के दूसरों को दुख देने वाले खुद कभी खुश नहीं रहते। अगर तुम ये मेरे बारे में कह रही हो तो मैं तुम्हें साफ लफ्ज़ों में बता दूँ कि मैंने तुम्हें कोई दुख नहीं दिया, पर तुम्हें खूनी रिश्ते से तो मिला है ना। इसमें भी ना तो मेरा कसूर क्या ना ही भाई का, क्योंकि तुम खुद भाई में इंटरेस्टेड थी, तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि तुम वो दिलचस्पी रखती हैं। हाँ जानती हूँ कि अब तुम अपने भाई को ही सपोर्ट करोगी। बात सपोर्ट करने की नहीं है यार, मैं तुम्हें समझाना चाहती कोई एक तरफा मोहब्बत, और वो भी तुम्हारी खुद की थी। इसमें तुम्हारे सिवा किसी का कसूर नहीं है। तो फिर ये भी जान लो कि तुम्हारी मोहब्बत भी एक तरफा है, इसमें रूहान का भी कोई कसूर नहीं। तुम कैसे कह सकती हो वो मुझसे प्यार नहीं करता? मेरी जहाँ कोई बेवकूफ़ भी इसकी निगाहों को पढ़कर तुम्हें बच सकता है कि इसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम कैसी दोस्त हो रोमी? तुम चाहते हो कि मैं हर्ट हो जाऊँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर ऐसे अव्वल फोल बातें क्यों बक रही? मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ दोस्त, और सच हमेशा कड़वा। अपने लफ्ज़ों के तेज चलाते इसे सोचों में डुबाती वो अपने नोट्स खोलने लगी। साल तो बेचारी बस उलझ कर रहेगी। वो अपने बैग्स कंधों पर डाले बर्फ पोश पहाड़ों पर खरामा चल रहे थे। तभी रियाल ने अपनी जैकेट की जेब से सिगरेट की डब्बी निकाली और इसे जलाकर होंठ से लगा लिया। नीरव ने तेवरी चढ़ाकर देखे। इसके देखने पर वो सवालिया नजरों से घूरने लगा। आप एक बात तो बताएं मुझे। रुक कर इसकी बात सुनने लगा और बाकी सबको आगे चलने के इशारे किया। आप सिगरेट क्यों पीते? मुझे मजा आता है। ये तो अपनी जान पर जोन में, आपको अपने वजूद से प्यार नहीं है क्या? तुम क्या चाहती हो ना पिया करूँ? सीधा जवाब देने के बजाय इसने उल्टा अपना सवाल लगा। अगर मैं कहूँ हाँ तो पीना छोड़ देंगे? एक शर्त पर छोड़ दूंगा। क्या? इसके चेहरे से लग रहा था कि वो जाने के लिए बेचैन है। इस दिन छोड़ूंगा सिगरेट जिस दिन तुम खुद मेरे लबों को चुम कर कहोगे क्या कमी है इन होंठों में जो आप सिगरेट पीते हैं। इसने इंतहाई रोमानवी अंदाज में जवाब दिया तो वो टक बांध कर देखने लगी। सब काफ़ी आगे निकल गए। चलो, इसे अपने पीछे चलने का इशारा करते हुए खुद आगे चलने लगा तो मीरब ने इसके कदमों की पैरवी शुरू कर दी। काफ़ी आगे पहुंचकर इन दो पहाड़ों के नीचे खूबसूरत सा लकड़ी का बना कॉटेज दिखाई दिया। क्या यहाँ पर कोई रहता है? यहाँ इस इलाके में कॉटेज होने का क्या मतलब है? डार्लिंग ने कहा। हो सकता है मेरा भाई ही हो। नैना ने निगाहों में पानी भर लिया। मुझे तो कुछ और ही मामला लगता है। खान बोला। कैसा मामला? तमीज़ ने घूरी रहे। तुम सब लोग थोड़ी देर के लिए चुप करोगे? टाइगर ने गिरते हुए अपने कानों को मजीद खड़ा किया तो कोसों दूर से कोई भींग जानवर की आवाज़ सुनाई दी। वो खून को जानवर हमसे ज़्यादा दूर नहीं, रात होने वाली और हमें किसी भी तरह रात सोने से पहले इसका कॉटेज तक पहुंचना। अगर नैना का भाई वहां हुआ तो ठीक, वरना इस बात पर यकीन करना अगर कोई वो मर चुका है। नहीं टाइगर, ऐसा तो मत बोलो प्लीज़। बहन ने फौरन तड़प उठी। फजूल बातें करने का वक्त नहीं है। नीचे की तरफ कदम बढ़ाई। इसे नज़रअंदाज करके वो फिर से अपना सनाता हुआ जैसे नीचे की तरफ उतरने लगा तो इसके पाँव स्लिप होने लगे। मेरे मुझे अपना हाथ दो। इसने अपने ऊपर खड़ी मेरे की तरफ निगाह उठाकर, नहीं मैं खुद उतर जाऊंगी, ये जगह काफ़ी स्लिप है, तो फिसल सकती, लेकिन मैं मेरे हाथ दो। इस बात को काटा वो अगले लम्हे तपते हुए दहाड़ा तो वो सहम गया और झट अपना नाजुक हाथ इसके हाथों में दे दिया। क्या हुआ तुझे? जीमल की जुड़ी मूरत देखकर सहल इसके पास ही लॉन में यार सहल ने परेशान कर रखा हुआ। क्यों? अब क्या कह दिया इसने? इस वीकेंड पर इसका निकाह किसी लड़की से और वो चाहती है कि इससे पहले मैं भाई से बात करूं और भाई इसके घर पर मेरा रिश्ता लेकर जाएं ताकि वो इससे शादी से इनकार कर सके। भाई से उम्मीद मत लगाना, वो मान जाएंगे। तो तू जानता है कि भाई जब एक बार अपना कोई फैसला सुना दें तो वो टल होता है। वैसे भी एक हफ्ते तक शादी भाई वापस ही ना, इसलिए तो परेशान हूँ यार। ब्रेकअप तो मेरा भी हुआ है और उदास तो मैं भी, लेकिन मैं तेरी तरह किसी चीज़ को हद से ज़्यादा सर पर सवार नहीं करती। यार मैं सर से बहुत प्यार करता हूँ, बस कर दे। जैसे मुझे तो पता ही नहीं कि तुझे कितनी मोहब्बत इस शहर से। इसने सीधा टोंट के तो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। क्या मतलब है? तूने ये बात पहले भी कही थी और मैं हंसी में मतलब तुझे लगता है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ इसके साथ? यार तू चाहे टाइम पास कर या ना कर, लेकिन वो पक्का टाइम पास करी और लिखवा ले मुझसे कि इसका हफ्ते के बाद कोई निकाह नहीं होगा, सिर्फ झूठ बोल रही है।
तो कैसे कह सकती है यार तू मेरा भाई है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरी शक्ल पर कोई लड़की मरने वाली नहीं है। मेरे मुंह से कुछ ना कुछ सुन लेना। अब तूने मेरे पहले बड़ा परेशान, इसलिए मजीद दिमाग ना खराब, निकल यहाँ से। वो तब कर बोला अच्छा ठीक है जा रही, लेकिन बेटा याद रखना भाई नहीं मानने वाले, उल्टा तेरी पिटाई होगी। मैंने तो तुझसे कहा था कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। उफ, भलाई का तो ज़माना ही नहीं। तेरा भला सोच रही थी, लेकिन खैर वो फिर से बोली थी। इसने अपने जूते उतारने के लिए अभी हाथ बढ़ाए थे कि सैल पूरी स्पीड से घर के अंदर भाग गई। दरवाजे पर एक के बाद देकर कई दस्तक देने के बाद बुलाकर किसी ने कॉटेज का दरवाज़ा खोला। सामने मुझे शख्स को खड़े देखकर सबसे ज़्यादा हैरानगी नैना को हुई, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि इसका भाई था। जिस बात में वो झट अपने भाई के सीने से लिपट गई, लेकिन वो गुस्से से तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी ताहिर। देख लिया ना कि मैं जिंदा हूँ, अब अपनी इस टीम को लेकर जाओ यहाँ से। इसने सबको पॉइंट आउट किया। लेकिन ताहिर तुमने किया, हम सबको फ्री समझ रखा है। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे लिए यहाँ आया? नो, हम यहाँ सिर्फ नैना के लिए हैं, इसलिए हम पर हुक्म चलाने की कोशिश भी मत करना। नैना की बात को बेच में टोकर टैगर ने अपनी रोबदार आवाज़ में एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन है? इसने आंखें से ताहिर ये टैगर जर्मनी का डॉन, लेकिन मुझे लोस्फेरा और डेमन के नाम से भी जानते हैं। एक ये बार फिर से इसकी बहन की बात को करते हुए इसने अपनी कही तो ताहिर समेत मीरम ने अपनी चौंकते हुए देखा। वो तो इसे एक आम कातिल समझती, लेकिन इसे क्या मालूम था कि वो जर्मनी का डॉन है, नाव की दुनिया का बादशाह, एक शैतान, एक दरिंदा, एक बेरहम शख्स। वो तो खुद अपने ही शोर को नहीं जानती थी। आज वो जब थोड़ी सी हकीकत मजीद खुली तो एक बार फिर से टैगर को हकारत से देखा। दिल में मोहब्बत की कोंपल खिलने से पहले ही बुझ गई। ओ तो वो तुम हो जिसके हाथों मरने से लोग डरते हैं। उम्मीद है कि तुम मेरे हाथों मरना पसंद नहीं करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। नैना ने मुझे बताया था कि तुम कितने जालिम, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा इसलिए पहचान नहीं पाए। अब बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो और मजीद क्यों रहना चाहते हैं? अंदर चलो, फिर बैठकर बात करते हैं। सब इन्हें अपने पीछे ले जाता वो सीधा एक कमरे में अपने आमने सामने सोफों पर बैठा गया। अब इसने बोलना शुरू किया, शायद तुम लोगों को मालूम नहीं कि यहाँ पर एक वहशी दरिंदा रहता है जो मुझसे और मुझ जैसे बेगुनाह लोगों को खामखा चीर फाड़ कर मौत के घाट उतार देता। हम जानते हैं कि तुम आगे बोले। सोफे के टोक से टेक लगा। वो बड़ी दिलचस्पी से इसकी बातें सुनते। वो जब वो बात करता तो टीम के सभी लोग खामोश रहते थे। आज से तकरीबन 7 साल पहले मेरे बाबा मेरी मम्मा को घुमाने यहाँ इस जजीरे पर लेते, लेकिन यहाँ इस ख्वार का जानवर मेरे बाबा को टुकड़ों में बदल दिए। इसके बाद इसी तरह मेरी मामा को चीर फाड़ कर मौत के हवाले करी। वो तो यहाँ कुछ पल रहकर अपनी ज़िंदगी के लम्हात को हसीन बनाने आए हैं। इसे मारने के लिए सिर्फ तुम और मैं जाएंगे, बाकी सभी लोग यहीं इस घर में रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी की जान जाए। नहीं टैगर, मैं भी साथ जाऊँगी। डार्लिंग फ़ौरन बोल उठी, अगर तुम्हें मरने का शौक है तो मोस्ट वेलकम। आपके साथ तो मरना भी गवार है। इसने मोहब्बत से देखा तो आंखों में गजब लिए घूर गए। इसने अपना रुख सीधा करके संजीदगी अपना ली, जबकि मेरा बेतासिर थी। ठीक है तो फिर तुम भी चलो। इसके फैसले पर वो मुस्कुराए। टैगर, मैं भी प्लीज़ खान बन। नहीं, तुम यहाँ रुककर बाकी सबका ख्याल रखो। लेकिन कह दिया ना, वो सख्ती से पेश है। टैगर, पर मेरे माँ बाप का मामला है, मैं भी साथ जाना चाहती। नैना ने कहा नहीं, अब कोई मजीद बहस नहीं करेगा। इसने दो टुक्का तो सबकी ज़बानों को लगाम लग गई। वैसे ये खूबसूरत लड़की कौन है? ताहिर ने मीर को देखकर पूछा तो अयाल का अंग अंग भड़क उठा। सब ने बैक वक्त इसका लाल होता चेहरा देखा था। ताहिर, ये टाइगर की वाइफ है। नैना कप कपा कर बोली, जानती थी कि इसका गुस्सा आना इसके भाई की जान भी ले सकता है। आई एम सॉरी टाइगर, मुझे पता नहीं था। अगली बार कुछ बोलने से पहले सोच लेना कि टाइगर तुम्हारे वजूद की बोटी बोटी करके कुत्तों में डाल देगा। मेरी बीवी की तरफ दोबारा तुम्हारी उठती हुई निगाह भी देखी ना तो मैंने ट्रस्ट में तड़पा के मारूंगा। इसके सफ़ेद पड़ते चेहरे और जानलेवा लफ्ज़ों को सुनकर मेरे को तो सौंप सूंघ गया। आज इसे अंदाज़ा हुआ था कि वो कितना पॉजेसिव है। एकदम सोफे से खड़ा होकर बाहर निकल गया। ताहिर ने होंठ बिचकर इसके कदम पर कदम जमाए और डार्लिंग ने भी नक्शों की पैरवी की और फिर से कैंप की रस्सी बांधने लगा। वो अपना सा मुँह लेकर रहेगी। रात का अंधेरा काफ़ी फैल चुका था। इसी अंधेरे में अपनी अपनी टार्च लिए टाइगर, डार्लिंग और ताहिर तीनों मुखालिफ सिमतों में जा रहे थे। वो इसका अटैच से काफ़ी दूर निकल आया था। अचानक वो खून ख्वार जाते डार्लिंग के सामने नमूदार होते। इसने चीख बुलंद की। इसकी चीख बेख्तियार निकली थी। आवाज़ सुनकर अरियाल और ताहिर दोनों इसकी तरफ भागे। इस बड़े जानवर ने अपना पंच डार्लिंग पर मारना चाहा, लेकिन वो जंप लगाकर दूसरी तरफ निकल गई। फिर इसने झट अपने पिस्तौल को लोड किया तो धड़ाधड़ गोलियां इस पर बरसाना शुरू कर दी। वो डरती तो नहीं थी। अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक और बहादुर गैंगस्टर के नाम से मशहूर थी। एक बस टाइगर ही था जिसके सामने हमेशा इसकी बोलती बंद हो जाती थी। इतनी गोलियां खाने के बावजूद भी वो जानवर ज़रा सा हिलता और फिर फौरन नए जज्बे से उठ खड़ा होता है। इसकी जब गोलियां खत्म हुई, इसने दोबारा से गोलियां मैगजीन में डालना चाहे तो इस खतरनाक जवान ने इतनी तेजी से पंजा मारा कि वो उनका दूर जा गई। इस काफ़ी चोट पहुंची थी। लपक कर फिर डार्लिंग को उठाकर ले जाना चाहता था, लेकिन तभी अरियाल वहां पहुंच गया। इतना तो वो जान गया था कि इस पर गोलियों का असर नहीं होता, बस इसकी कमजोरी पकड़नी थी। और कमज़ोरी पकड़ने में हमेशा से मास्टर था। जानता था जब भी कोई जानदार कंट्रोल ना हो रहा तो इसके नाजुक खुशों को निशाना बनाना चाहता था। हेलो, इधर मेरी तरफ देखो, उधर क्या करने जा रहे हो? इसे डार्लिंग की तरफ बढ़ता देखकर वो जोर से चलाकर इसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर गया। अगरचे वो जानवर इसकी ज़बान नहीं समझता था, लेकिन इसके चलाने की आवाज़ पर इसकी तरफ घूम गया। बस इसके घूमने की देर थी। एक ही पल में इसने सीधा इसकी बाएं आंख का निशाना बांधा और गोली चला दी। गोली लगने पर वो दूर से करा फिर बर्फ़ पर गिर गया। वो मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए डार्लिंग की तरफ भागा और इसे हिलाने लगा। वो मुश्किल उठकर खड़ी
हुई काफ़ी दूर से गिरने पर शायद इसकी कमर जख्मी हुई थी। आर यू ओके? मैं ठीक हूँ टाइगर। तुम्हें मैंने इसलिए मना किया था कि मेरे साथ मत आओ, खतरा है। कोई बात नहीं, हम खतरे से लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं, और वैसे भी इस टीम का कोई क्या फ़ायदा जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दे। इसका जवाब सुनकर वो हल्का सा तबस्सुम से जाग गया। मुझे तुम्हारी कोई और बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन हमेशा साथ देने वाली बात अच्छी लगती है। एवरीथिंग फॉर यू। इसने अरियल की आंखों में मोहब्बत से देखकर जब भी वो खून को जानवर दोबारा से उठा, इस अंदाज से उठा जैसे वो गुस्से से पागल। इसने इतना खौफनाक आवाज निकाली गोवी अपने साथियों को बुला रहे। अभी चंद मिनट गुजरे थे कि बिल्कुल इसके जैसे दो मजीद खून को जानवर दूर से आते दिखाई दे। ओह नहीं डार्लिंग, डार्लिंग ने अफसोस से कहा। टाइगर ने हाथ बढ़ाया तो इसका हाथ थाम कर आउट खड़ी हुई अपनी शर्ट को सीधा किया और पिस्तौल में गोलियां डालकर फिर से एक्टिव होगी। मैं इस जानवर से निबड़ता, तुम इसको मारो, और ताहिर ये जो जख्मी है तुम इसे देखो। हर एक की जिम्मेदारी लगाकर वो अपने शिकार की तरफ चल पड़ा। डार्लिंग सीधा इसकी आंखों पर शूट करना जाते जाते इसने ऊंची सदा लगाई तो वहां मिसाले लगे। जैसे इस जानवर इसके नजदीक पहुंचा तो इसने इसकी आंखों में गोलियों से छलनी कर दी। जब वो पूरी तरह दर्द से बलकता बर्फ पर गिरा तो करीब जाकर इसने अपनी जैकेट की जेब से चाकू निकालकर इसकी गर्दन पर फेर दिया। ख्वामखार जानवर अपनी जिंदगी की बाजी वहीं हार गया। टाइगर ने भी ऐसे ही किया, बस फर्क सिर्फ इतना था कि डार्लिंग ने इसे मारकर मुर्दा वजूद को वहीं छोड़ दिया, जबकि अपने शिकार को तड़पा कर मारने के साथ साथ इसके मुर्दा जिस्म को जब तक टुकड़े न कर देता इसे चैन नहीं मिलता था। इसने सिर्फ गर्दन बल्कि इसके बड़े से जिस्म के एक हिस्से को टुकड़ों में बदल दिया। वो ये काम इतनी तेजी से करता कि जैसे कोई कसाई भी किसी जानवर का गोश्त इतनी जल्दी नहीं बनाता था। इधर जो एक आंख से जख्मी जानवर ताहिर के हवाले छोड़ा गया था वो इससे बचकर आगे भाग रहा था, जबकि वो जानवर इसका पीछा करता दिखाई दिया। फिर से जानबूझकर डार्लिंग की तरफ भागना शुरू कर दिया ताकि इसकी जान बच सके। वो जो पहले ही काफी जख्मी था एक और जानवर को मारकर भी अभी सुकून से बैठी थी कि ताहिर को तेजी से अपनी तरफ आता देखा इसके 14 तबक रोशन हो गए। बात ताहिर की नहीं बल्कि बात उस जानवर जो इसके पीछे था वो बिल्कुल पागल हो चुका था। शायद ये ख्वाहार जानवर गुस्से की आग में झुलस रहा था। टाइगर ने